हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब ना हम हाइड्रोजन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमने लास्ट यूजेस तक किया था, सो अब हम हाइड्राइड से कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। चलो देखो, हाइड्राइड होते क्या हैं? हाइड्राइड होते हैं जो डाईहाइड्रोजन होता है ना हमारा, वो अंडर सर्टन कंडीशंस सारे एलिमेंट्स के साथ ही कंबाइन कर लेता है। ठीक है, ऑलमोस्ट विद एवरी एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ के। ठीक है, तो जो वो बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, और जो हमारे हाइड्राइड होते हैं वो आगे 3 टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक। आयनिक का दूसरा नाम याद रखना सेलाइन होता है, कोवलेंट का मोलिक्यूलर, मेटालिक का नॉन स्टोशियोमेट्री। ठीक है, ये जो इनके साइड नेम्स है वो भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ये स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनकी स्टोशियोमेट्री होती है। ठीक है, तो देखो तुम, जब हाइड्रोजन जो है, जो डाई हाइड्रोजन है आपका, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जब कंबाइन करता है तो हमारे आयनिक बनते हैं। ठीक है, या फिर सेलाइन कह लो। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता ही है। और कोवलेंट करेक्टर जो है ना, इसमें लाइटर मेटल हाइड्राइड्स में मिलता है, जैसे कि ये तीनों। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना आप। और पॉलीमेरिक कौन कौन से इसमें? बेरिलियम की हाइड्राइड और मैग्नीशियम की हाइड्राइड, दीज आर पॉलीमेरिक। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब इनके हमारे मतलब फीचर्स क्या क्या है? ये एक तो क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, मतलब ऐसे जब आप इनको गर्म करते हो तो एकदम से उड़ नहीं जाते, ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और इन नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में। ये तो आपको पता ही है, सॉलिड स्टेट्स में तो ये नॉन कंडक्टिंग होते ही हैं। हाँ, बट अगर इनको आप मेल्ट कर दोगे तो जो वो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं टू मूव हेयर एंड देयर, तो फिर वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट भी करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, जो सोडियम की हाइड्राइड है विद वाटर, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारी वो होते हैं डाईहाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। ठीक है, और जो अब ये देखो, ये याद रखना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम की हाइड्राइड है वो अनरिएक्टिव होती है मॉडरेट टेम्परेचर्स पे ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती, वो अनरिएक्टिव है। ठीक है, और जो ये भी याद रखना, जो लिथियम की हाइड्राइड है वो जो अदर यूजफुल हाइड्राइड्स होती हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि लिथियम की हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम के क्लोराइड के साथ मिलकर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाने में इसने हमारी हेल्प करी है। ठीक है, और ये साथ में तो साइड प्रोडक्ट है ही। लिथियम की हाइड्राइड का जो हमने बोरोन के हाइड्राइड के साथ मिक्स किया तो फिर इधर हमारा क्या बन गया, एक और हमारी यूजफुल हाइड्राइड बन गई। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लिथियम हाइड्राइड के बारे में, तो ये भी याद रखना। ठीक है, हाँ, तो चलो कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स देखते हैं। तो कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में क्या होता है, जो हाइड्रोजन जब हमारे हाइड्राइड्स पी ब्लॉक के साथ बनाता है तो हमारे क्या बनते हैं, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें ये 3 टाइप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जब हमारा ऑक्टेट जो है, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन का जो वो होता है उससे कम हो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो तब, और ये एक्ट करते हैं एज लुईस एसिड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास कम ही होती है। और ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तब बनते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ये जब हमारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं, और जब ग्रुप 15, 16, 17 वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दे एक्ट एज लुईस बेसिस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जानते हैं। देखो ये हमारा NH3 है, ऊपर एक ही इसके पास लोन पे है तो ये डोनेट कर सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना अच्छे से। अब ये देखो, हाँ, इसमें देखो थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिमेंबर करने वाला सिस्टम आ जाता है। तुम देखो, मेटेलिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, इनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जब हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन करता है तब हमारे ये बनते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो होते हैं हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी, पर इतने एफिशिएंटली नहीं करते एज दियर पेरेंट मेटल्स डू। ठीक है, मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन और कोई मेटल ज्वाइन कर गया तो कुछ बना होगा, मतलब हाइड्राइड, तो ये जितने अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकता है उतने अच्छे से ये कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़े से लर्न करने वाला सिस्टम है कि जो ग्रुप 7, 8 और 9 है वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते, याद रखना। 7, 8, 9 हाइड्राइड्स नहीं बनाते। इवन फ्रॉम ग्रुप 6 क्रोमियम है जो सिर्फ बनाता है हाइड्राइड। ठीक है, CrH, ये याद रखना।
ठीक है। अगर आ जाए ना फ्रॉम ग्रुप 6 विच एलिमेंट फॉर्म्स हाइड्राइड, ओनली क्रोमियम, सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम बनाता है। 7, 8, 9 ग्रुप के एलिमेंट्स तो बनाते ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कहते हैं हाइड्राइड एग्जिस्ट। तो एक 7 ग्रुप का कोई एलिमेंट दे दिया, एक 8 का और एक 9 का, और एक आपको ये वाला दे दिया, तो आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि 7, 8, 9 ग्रुप्स हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है। ये इसमें वर्क नहीं करता क्योंकि इसमें नॉन स्टोशियोमेट्री है ना, ये इसकी कोई स्टोशियोमेट्री, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे ये LaH2.87, ये कोई स्टोशियोमेट्री थोड़ी ना है, ये तो मतलब बहुत ही मतलब बिगड़ा हुआ सा सिस्टम है इसमें, कि मतलब ये डेफिशिएंट है ना हाइड्रोजन में, नॉन स्टोशियोमेट्री है इसमें। देखो अब एक ये वाला फैक्ट भी याद रखना, एक्सेप्ट फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टीनियम, जो अदर हाइड्राइड्स होती है ना इस क्लास की, हैव लेटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट मेटल, ठीक है। मतलब इनकी तो सेम रहती है इन चारों की। देखो मैं बताती हूँ क्या कहानी है। जो ये चारों हैं, इनकी जो लेटिस है, मतलब जो मतलब हाइड्राइड बनती है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन, मान लो साथ में पैलेडियम है, जो यहाँ पे हाइड्राइड बनी, ठीक है। जो इसका लेटिस होगा और इसका लेटिस होगा वो सेम होगा, ठीक है। पर जो दूसरे हाइड्राइड्स बनेंगे इसी क्लास के, मतलब जो DMF ब्लॉक की जो क्लास होगी उसी की, उनका लेटिस डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट मेटल, ठीक है। मतलब ये वाला जो लेटिस, मतलब यहाँ पे अगर पैलेडियम यहाँ पे कुछ और एलिमेंट है, ठीक है, तो ये जो लेटिस होगी वो इस एलिमेंट से अलग होगी, ठीक है। ये यहाँ पे ये कहना चाहता है। तो ये वाले चारों एलिमेंट्स भी याद रखना कि इनकी जो लेटिस है और जो इनके हाइड्राइड्स की लेटिस है वो सेम होती है इन चारों के लिए, ठीक है। और एक ये चीज़ जो मतलब ये होता है ना, हाइड्रोजन जब हमारा एब्जॉर्ब होता है ट्रांजिशन मेटल्स में, तो ये कैटालिटिक रिडक्शन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कैटालिटिक रिडक्शन। एंड एक ये वाला क्वेश्चन मेरे एक बार टेस्ट में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन स्टोरेज मीडिया फॉर हाइड्रोजन। तो उस टाइम NCERT को शायद इतने डीपली मैंने नहीं पढ़ा था, तो मुझे याद भी नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए पैलेडियम और प्लेटिनम, ये दोनों यूज होते हैं फॉर स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी याद रखना। लेट्स प्रोसीड। तो चलो ठीक है, हम आ गए वाटर पे। तो वाटर तो आपको पता ही है, मेजर पार्ट है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो मतलब हम सब बने ही किससे हैं, पानी से बने हुए हैं। ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर होता है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में तो 95% वाटर होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी 65 और कुछ प्लांट्स में 95। तो देखो वाटर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको पता ही है वाटर का तो कलरलेस होता है, कोई मतलब टेस्ट भी नहीं होता वाटर का। और क्या कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इसकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो वाटर है वो बहुत एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, इसलिए वो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज भी शो करता है अपनी कंडेंस्ड फेज में। जो इसकी लिक्विड और सॉलिड स्टेट है उसमें ये अनयूजुअल प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है, ठीक है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट पर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वाटर जो आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये शो करता ही है विद पोलर मॉलिक्यूल्स, इवन कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ भी शो करता है ये, जैसे हमारा अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक मैं बताती हूँ, ये ना आपकी टेबल दी हुई है NCERT में, ठीक है, ये वाली दे रखी है। अब इस पे हम लोग ध्यान तो देते नहीं हैं जब तक कोई क्वेश्चन ना आ जाए हमारे सामने। तो मैं आपको एक, इसमें आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इस टेबल में ध्यान से बस एनालाइज करना है। देखो आपको जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी ना, मतलब जितनी भी हैं वो D2O की ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है। मतलब D2O की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो सारी ज़्यादा है। मतलब देखो यहाँ पे ये 18 है तो यहाँ पे ये 20 है, मतलब सारे देखो ज़्यादा है। अब फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में। दोनों का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में ना वाटर का ज़्यादा है सिर्फ। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वाटर की मतलब लाइक एज कम्पेयर टू D2 ज़्यादा है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू है जो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की ज़्यादा है। अदरवाइज जितनी भी वैल्यूज आप देख लो सारी की सारी इसकी ज़्यादा है D2O की। तो एक ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सिर्फ वाटर का ज़्यादा है, वरना सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो D2O की ज़्यादा है। बस एक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो वाटर का ज़्यादा है, ठीक है। ये वाली बात भी ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं।
स्ट्रक्चर जो वाटर का है वो कैसा होता है, हाईली पोलर है, और गैस फेज में जो वाटर है वो बेंट मोलिक्यूल होता है। ये रहा हमारा इसका, ये बॉन्ड एंगल देख लो 104.5 और इसकी बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर। अब देखो जो लिक्विड फेज में आपको मैंने अभी बताया था, जैसे जिसकी कंडेंस्ड फेज होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे ही लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब हम देखें तो अब आपको पता है आइस तो आपको पता ही है, घर में सब जमाते ही हैं फ्रिज में। आइस होती क्या है, व्हाट इज एक्चुअली आइस, इट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है वाटर की। अब डेंसिटी आपको पता ही है, आइस की पानी से कम होती है, तभी तो वो पानी के ऊपर तैरती है आइस, आपने देखा ही होगा। और आइस याद रखना, विंटर में जब हमारा जो लेक्स होते हैं उसके ऊपर जब आइस जम जाती है तो वो थर्मल इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है, और वो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसका सर्वाइवल इंश्योर करती है, और ये बहुत ही ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात है हमारी आइस की, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आइस को एक ओपन टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है इसका मतलब आइस का, इसमें क्या होता है, जो एक ऑक्सीजन एटम है ना, इट इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय, मतलब एक ऑक्सीजन एटम है वो टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन एटम्स से सराउंडेड है, ठीक है। अब देखो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैंने तो बहुत बार देखा है और गलत भी हो जाता है क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जो आइस है लो टेम्परेचर पे क्यूबिक फॉर्म में रहती है, मतलब क्यूब में रहती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप रखोगे तो वो हेक्सागोनल फॉर्म में रहेगी। अब देखो मैंने तो मतलब एक ऐसे लर्न कर रखा था, देखो हमारे पास 2 फॉर्म्स है, एक क्यूबिक है और एक हेक्सागोनल फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम लो टेम्परेचर गया फ्रिज में, जब हमने रखा हुआ है तो फ्रिज में वो क्यूब में ही तो होती है वो एक, है ना, तो वो क्यूबिक फॉर्म में है, लो टेम्परेचर पे याद रखो क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस में है, हेक्सागोनल फॉर्म में। ये क्वेश्चन आ जाता है, आइस एग्जिस्ट्स इन विच फॉर्म, इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके तो हम आगे देखते हैं क्या है। हाँ आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, भला वाटर की, ठीक है। आपको पता है जो वाटर है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब वो बोथ हैज एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। मतलब अगर वो NH3, यू नो NH3 क्या है, NH3 आपका एक बेस है, उसके साथ ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। H2S क्या है, एक एसिड है तो उसके साथ बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शंस देख लेना, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स में एक की ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस में भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन ज़रूर देख लेना एक बार ध्यान से प्लीज़, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में भी यूज़ होता है, क्योंकि देखो हमें पता है वाटर का हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग टेंडेंसी है। क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। तो इसने P4O10 को हमने हाइड्रोलिसिस करी तो H3P4 बन गया, सिलिकॉन की क्लोराइड की करी तो सिलिकॉन की ऑक्साइड और साथ में HCl बन गया। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन में। हाइड्रेट्स जो फॉर्म होते हैं वो भी आगे हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वाटर जिसमें है, और इंटरस्टिशियल वाटर जिसमें, और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर जिसमें। देखो जो हमारे एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं ना, बहुत मतलब उनमें से सोल्ट्स को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं एज हाइड्रेटेड सोल्ट्स, ठीक है। तो उसमें आगे ये 3 टाइप्स हैं हमारे, ठीक है। मैंने भी क्या बोला, जो हमारे एक्वस सॉल्यूशंस हैं उनमें से हम सोल्ट्स को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है, एज हाइड्रेटेड सोल्ट्स। तो ये 3 टाइप हमारे। कोऑर्डिनेटेड क्या, देखो इसमें वाटर क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल जो मतलब ऐसे वाला हो, मतलब आप एक बार देख लो कैसे, मतलब किस टाइप से लिखे हुए हैं ये, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड, अब इसमें मैं बताती हूँ क्या है, जो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे हो रही हो वो चीज़। अब ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना। अब इसमें देखो एक फैक्ट ये आ जाता है कि CuSO4 में देखो, ये देखो इसमें एक पानी बाहर है, तो मतलब क्या हुआ कि जो एक वाटर है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और इसमें जो 4 हाइड्रोजन है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला फॉर्मूला याद ना करना, आप ये वाला याद करो नीचे वाला, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो देखो आप इसमें जो एक ये हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और जो अंदर वाला है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। मतलब 4 वाटर क्या इसमें कोऑर्डिनेटेड है और एक वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो देखा जाए तो ये एग्जाम्पल दोनों का ही है, कोऑर्डिनेटेड का भी और हाइड्रोजन बॉन्डेड का भी। बट NCERT में जैसे स्पेसिफिकली इसमें लिखा है, तो अगर क्वेश्चन आता भी है
तो मतलब ऐसा अगर ऑप्शन होता है, बोथ बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप टिक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला ही करोगे फिर, ठीक है। अब हम आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पे। चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर? देखो हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, फिर सल्फेट्स हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर होता है जिनमें ये सब नहीं होता, ठीक है। सॉफ्ट वाटर क्या, वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज, ठीक है। वाटर इन सब चीज़ों से क्या है, फ्री है, ठीक है। अब हार्ड वाटर जो है वो लेदर नहीं देता विद सोप, डजंट गिव लेदर विद सोप, और ये स्कम बना लेता है, स्कम प्रेसिपिटेट विद सोप, अनसुटेबल होता है कपड़े धोने के लिए, हमें बात पता ही है। और ये आराम से लेदर देता है विद सोप इजीली, इट गिव्स लेदर विद सोप इजीली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेदर का मतलब मैं पहले ही बता दूँ, झाग है, ठीक है। कभी किसी को लेदर का मतलब भी ना पता हो, झाग ये नहीं देता, ये आराम से दे देता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस में डिफरेंस क्या है। देखो हार्ड वाटर में हमने देखा क्या क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉरी, तो है हमारी टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस कब होती है, जब हमारे क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ठीक है, तब हमारी क्या है, परमानेंट है। तो ये बात आप याद रखना, देखो इट्स इम्पॉर्टेंट कि परमानेंट हार्डनेस कब है, जब क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं, जब क्या है, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, और जब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के कार्बोनेट है तब क्या है, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड्स टू रिमूव, जब मतलब हम टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बिकॉज ये एक रीजन है, आपने पहले पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना। लेट्स सी, टेम्पररी हार्डनेस के हमारे रिमूव करने के दो ही मेथड्स हैं, दोनों पता होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, ठीक है। आगे हम परमानेंट भी देखेंगे, चलो ठीक है, लेट्स सी। देखो टेम्पररी हार्डनेस को हम रिमूव कैसे करेंगे। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का एक तरीका है बॉइलिंग। क्या है, बॉइलिंग। अब हम बॉइलिंग मतलब कैसे, क्या क्या करें हम बॉइलिंग में। देखो आपको पता तो लग गया टेम्पररी हार्डनेस होती क्यों है, क्यों होती है, अभी बताया था मैंने, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से होती है। देखो बॉइलिंग में क्या होता है, जो सोल्यूबल मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट है और जो कैल्शियम की बाइकार्बोनेट है, उनको हम हीट करेंगे, ऑब्वियसली बॉईल करें तो हीट ही करेंगे। अब देखो इसमें एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मतलब इसमें गलती हो सकती है आपसे। मैग्नीशियम की जो बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, जबकि कैल्शियम की बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका क्या है, हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होने की वजह से ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है, एक यही रीज़न है इसका, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे ये बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसका क्या है, हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब हम बॉईल करते हैं तो ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। हम इन प्रेसिपिटेट्स को कैसे रिमूव करते हैं, ये जो प्रेसिपिटेट्स हमारे बने, दीज आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेट कर लेते हैं हम इन्हें। तो जब ये निकल जाते हैं, मेन तो दिक्कत हमारी यही होती है मैग्नीशियम कैल्शियम, ये दिक्कतें निकल गई तो हमारे पास सॉफ्ट वाटर बच जाएगा, तो हमारी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही सेम है हमारा क्लार्क्स मेथड, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक आपको याद रखना है, इसमें हमारा लाइम हम ऐड करते हैं हार्ड वाटर में। क्या ऐड करते हैं, लाइम। लाइम इज व्हाट इज लाइम, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ठीक है। हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगेन इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट बन रही है, मैग्नीशियम, अब ये प्रेसिपिटेट्स जो हैं फिल्टर आउट कर लेते हैं तो हमारे पास सॉफ्ट वाटर बन जाता है। ये याद रखना, जो क्लार्क है उसमें हम लाइम ऐड करते हैं, एक यही पूछता है उसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड ड्यूरिंग क्लार्क्स मेथड, तो आंसर इज लाइम, ठीक है। तो एक ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो हम देखते हैं परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके देन लेट्स सी, चलो ठीक है। देखो परमानेंट हार्डनेस की जो रिमूवल है, जैसे हमने टेम्पररी हार्डनेस को बॉइलिंग से रिमूव करा था, पर हमारी जो परमानेंट है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो सकती, ये बात आपको याद रखनी है। कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब पहला पॉइंट आ जाता है, हम किसके साथ करें, विद वॉशिंग सोडा, Na2CO3 के साथ। देखो Na2CO3
मतलब यहाँ पे जो M है वो हमारा मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम है। मैंने आपको बताया था परमानेंट में क्या होगा, परमानेंट में तो क्लोराइड्स होंगे या फिर हमारे सल्फेट्स होंगे, है ना। अभी तो बताया था, यहाँ पे हमने देखा था ना ये चीज़। तो देखो वॉशिंग सोडा के साथ मतलब कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम की क्लोराइड जो सोल्यूबल है उसको हमने इसमें डाला तो वो इनसोल्यूबल बन गया, ये प्रेसिपिटेट बना। मतलब देखो हम कर क्या रहे हैं इन सब में, हम इन सब में प्रेसिपिटेट्स ही बना रहे हैं, फिर ये फिल्टर आउट हो जाएगा और फिर हमारे पास सॉफ्ट वाटर बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ध्यान देख लेना, मतलब रिएक्शन एक बार आप ऐसा करना एनसीईआरटी से एक बार खुद जरूर देखना। देखो आप यूट्यूब पे कितनी भी वीडियोस देख लो, कितने भी लेक्चर्स देख लो, एक बारी में लर्न नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आप उसको खुद ना देखो तो, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या क्या है, बट एक बार आपको खुद भी देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैलगन्स मेथड, ठीक है। कैलगन्स मेथड में क्या है, व्हाट इज कैलगन? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलगन होता है हमारा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसका फॉर्मूला Na6P6O18, इट इज योर कैलगन, ठीक है। इट इज यूज्ड इन परमानेंट। देखो कैलगन अलग है, क्लार्क्स अलग है, ठीक है। क्लार्क में हम लाइम यूज करते हैं, कैलगन में हमारा ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता है, सोडियम का जो ये है जब हम इसको हार्ड वाटर में डालते हैं तो ये रिएक्शन होते हैं। जब हमने मान लो इसको हार्ड वाटर में डाला तो क्या हुआ, पहले देखो जब हमने इसको हार्ड वाटर में डाला तो ये सोडियम के दो बाहर हो गए और ये हमारा एक एनायन बच गया, ठीक है। तो जब हम इसमें हमारा ये गया मैग्नीशियम कैल्शियम गया इसमें तो क्या हुआ, एक ही कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया जो मैग्नीशियम और कैल्शियम को सॉल्यूशन में रखता है। देखो एक बार मेरे पास क्वेश्चन आया था कि जो कैलगन्स मेथड होता है उसमें जो हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं वो कौन सी फॉर्म में सॉल्यूशन में होते हैं। तो उसमें ऑप्शन में था कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और दो फर्जी से ऑप्शंस थे। तो मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन आई वो तो एनायन और कैटायन थे। तो अगेन उस टाइम मैंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी हुई थी या फिर मैंने ये रिएक्शन अच्छे से नहीं देखी हुई थी। तो आंसर वॉज कॉम्प्लेक्स एनायन एंड एज यूजुअल मैं 2 में हमेशा गलत आंसर टिक करके आती थी। तो उस टाइम से मुझे हमेशा से ये बात याद रही कि वो एनायन की फॉर्म में है, ठीक है। ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करा करो, ठीक है। चलो ठीक है हम आगे देखते हैं एनायन एक्सचेंज मेथड। देखो इसमें हमें नाम से ही पता लग रहा है कि आयन्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस। व्हाट इज जियोलाइट हियर? हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4, इसको हमने Z लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मतलब यहाँ पे ये जो है मतलब जो इतना वाला पार्ट है इसको हमने Z लिखा हुआ है AlSiO4 को, इट इज इक्वल टू Z। तो यहाँ पे Na और यहाँ पे जब हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम आया तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो जो इसमें हमारा मतलब जब हमारा ये जो है परम्यूटेड जब हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, कब एग्जॉस्ट होता है? जब सोडियम यूज हो जाती है तो हम इसको रीजनरेट करते हैं यूजिंग NaCl। ये वाली बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एक बार देख लेना खुद से भी एनसीईआरटी में कि क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ ब्रीफ में बताया है ताकि आपको सब कुछ पता लगे। तो लेट्स प्रोसीड टू H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में मतलब क्या होता है क्या इसमें? देखो पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है। एक ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में तो देख लेना। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम इसकी, लेट्स सी। इसकी प्रिपरेशन होती है 2-3 मेथड्स हैं इसकी प्रिपरेशन के भी। तो पहला मेथड है हम इसको एसिडिफाई कर दें। देखो ये हमारे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, हमने बैरियम पर ऑक्साइड को क्या किया, एसिडिफाई किया, ठीक है। और वो भी मतलब कैसे, देखो एसिडिफाई किया हमने बैरियम पर ऑक्साइड को और हमने एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। हमारे पास ये बच जाता है फिर, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, ये याद रखना हमने इसको रिड्यूस्ड प्रेशर में इवेपोरेशन करवाई है और एक्सेस वाटर हमारा फिर रिमूव हो गया, हमारा ये बच गया और ये हमारा सॉलिड तो है ही है, तो फिर हमारे पास तो मेनली ये बच गया ना फिर, ठीक है। तो चलो देखो अब आगे पर ऑक्सोडाइसल्फेट। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन की एट हाई करंट डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास H2O2 बन जाता है। ये रिएक्शन एक बार देख लेना। अब देखो मैं बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट आ गया लैब प्रिपरेशन। अगेन मैंने आपको बताया था वो जब पिछले बार बताया था लैब प्रिपरेशन
और वो इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पे आ गया लैब प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं D2O2 की, तो ये वाला मेथड है, ठीक है। कि K2H2O8 प्लस में D2O लिया तो हमारे पास यहाँ पे लैब प्रिपरेशन हो गई D2O2 की, ठीक है। ओके देन, अब हमारा इंडस्ट्रियली H2O2 कैसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल, ठीक है। 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल की ऑटो ऑक्सीडेशन करा ली। क्या करा ली हमने, ऑटो ऑक्सीडेशन कराई, तो हमारे पास H2O2 बना और साथ में जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स होंगी वो बनी। अब जो यहाँ पे H2O2 होता है ना वो 1% बनता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर के साथ और उसको कंसनट्रेट करते हैं अप टू 30% बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम आगे फर्दर भी कंसनट्रेट कर सकते हैं अप टू 85% बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, 30% अगर हमें कंसनट्रेट करना हो तो डिस्टिलेशन हो रही है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अगर 85% करना हो तो डिस्टिलेशन हो रही है अंडर लो प्रेशर, ठीक है। ये वाली बात भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब हम आ गए हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। H2O2 क्या है, ऑलमोस्ट हमारा क्या है, कलरलेस है। क्या है, ऑलमोस्ट कलरलेस है। अब ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है वेरी पेल ब्लू लिक्विड, तो ये दोनों ही चीजें याद रखना। ऑलमोस्ट कलरलेस मतलब ये कलरलेस नहीं है, ऑलमोस्ट कलरलेस है, और इसका एक कलर भी दे रखा है वेरी पेल ब्लू, मतलब बहुत ही लाइट से लाइट ब्लू। ये एग्जैक्ट याद रखना, पेल ब्लू, वेरी पेल ब्लू, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो H2O2 होता है वाटर के साथ मिसिबल है, मतलब मिक्स कर सकते हैं हम इसको इन ऑल प्रोपोर्शंस, और एक वो हाइड्रेट बनाता है ये, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है NCERT में, आई थिंक हाँ 221 केल्विन। नॉट इम्पॉर्टेंट दैट बट स्टिल दिमाग में रह जाए तो इट्स फाइन। हाँ अब हम देखते हैं, हाँ देखो ये वाली चीज़ जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, मतलब देखो नीट में सिर्फ NCERT वाला पार्ट पूछेगा तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जो देखो जो 30% सोल्यूशन होता है H2O2 का इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 मिलीलीटर 30% H2O2 जो है, मतलब 1 मिलीलीटर H2O2 वो भी 30%, वो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है STP पे, ठीक है। अब हमें मेनली पता क्या होना चाहिए, जो हमारा मार्केट में सैंपल बिकता है कमर्शियल जो है वो 10 वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है, 3% H2O2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, खुद सोचो, 1 मिलीलीटर 3% H2O2 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वो भी एट STP, ठीक है। ये बात, हाँ तो H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, H2O2 का। चलो देखो अब इसमें मैं क्या दिखाना चाह रही थी आपको, इसकी मॉलिक्यूलर डायमेंशंस गैस और सॉलिड फेज में। देखो जो ये डाइहेड्रल एंगल होता है, क्या कहते हैं, गैसियस फेज में, वो तो होता है 111.5, आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल 111.5, ठीक है। और जो इसका क्या कहते हैं सॉलिड फेज में होता है वो 90 देखो जो सॉलिड फेज होता है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड फेज है, मतलब थोड़ी सी पास पास होएगा, मतलब ऐसे लर्न करना है, ठीक है। तो थोड़ा पास पास है तो मतलब ऑलमोस्ट एट राइट एंगल, ठीक है। और गैस में क्या होगा, थोड़ा सा खुला हुआ होगा तो ज़्यादा होगा गैस वाले में, तो 111.5, ठीक है। पर यही चीज़ उल्टी होती है ये बॉन्ड एंगल में। ये तो डाइहेड्रल है, ये बॉन्ड एंगल देखो हमारा सॉलिड फेज में ज़्यादा है। सॉलिड में कितना है 101 और गैस में कितना 94.8, ठीक है। देखो ये याद रखना थोड़ा सा। अब इसमें ये भी याद रखना जो गैस फेज है उसमें हमारा जो OO की बॉन्ड लेंथ है, OO की, वो हमारी गैस फेज में ज़्यादा है और हमारी सॉलिड फेज में कम है, जबकि OH की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी सॉलिड में ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना खुद से भी, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम इसकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो H2O2 की हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है, वो भी दोनों मीडियम्स में, एसिडिक बेसिक दोनों में, मतलब ऑक्सीडाइजिंग भी दिखाता है ये और ये रिड्यूसिंग भी दिखाता है, ठीक है, दोनों में ही। रुको लेट मी चूज अ कलर, आई थिंक दिस वुड बी बेटर, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, देखो एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कब दिखा रहा है, Fe2+ के साथ। देखो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, इसमें देखो +1 प्रोटॉन हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसका जो ऑक्सीडाइज जो मतलब इसका वो है
कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इंक्रीज हुई है ना, इसीलिए। ठीक है, और ये भी देखो तुम, इसमें जो ये PbS है और ये जो मतलब ये जो PbS है, इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। PbS से PbS4 बन रहा है, ये देखो। और इसमें रिड्यूसिंग एक्शन में, हाँ यहाँ पे रिड्यूसिंग एक्शन है इसका। तो देखो इसमें रिड्यूसिंग एक्शन में एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यार, ये अच्छा सा नहीं है। हाँ देखो, मतलब यार ये रिएक्शन ना थोड़ा सा देखो यार, मैं ऐसे कैसे समझाऊँ इसमें तुम्हें पता तो है ही है ना, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या फिर गेन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। नॉट गेन ऑफ प्रोटॉन, आई मस्ट से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, जब हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो। जैसे देखो यहाँ पे I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पे नेगेटिव में चली गई, तो मतलब कम हो रहा है ना, तो इधर इसलिए इसने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो तुम इसको थोड़ा सा देखो। बेसिक देखो, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, इन दोनों में मतलब देखो मैं बताती हूँ क्या है। ऑक्सीडेशन हो रही है, Fe2+ से Fe3+ आ रहा है, यहाँ पे भी Fe2+ से Fe3+ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो ऑक्सीडेशन हो ही रही है। अब मेन यहाँ पे आ रहा है, ये देखो Mn और यहाँ पे भी Mn। तो इन रिएक्शन को थोड़ा तुम देखो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो ही जाके तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। इनको थोड़ा सा एनालाइज करो खुद से, कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे स्टोरेज पे। लेट्स प्रोसीड टू स्टोरेज। जो H2O2 है ना, जब हम इस पे लाइट का एक्सपोजर करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाती है। क्या कर जाती है, डिकम्पोज। मतलब इस पे लाइट अगर पड़ी तो ये डिकम्पोज कर जाएगा स्लोली स्लोली। ठीक है, अब इसमें देखो जो H2O2 मतलब H2O+ O2 में टूटती है, हमें पता है। और अगर हम H2O2 को मेटल सरफेस या फिर एल्कली में डाल दें तो ये रिएक्शन कैटालाइज हो जाती है, मतलब H2O2 टूट जाता है इन दोनों में, मतलब ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है। अगर हम इन दोनों में डालें तो मतलब रिएक्शन कैटालाइज हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए हम इनको किस चीज़ में स्टोर करते हैं, वैक्स लाइंड ग्लास या फिर प्लास्टिक वेसल्स में, वो भी डार्क में। ठीक है, क्योंकि लाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए ना, या तो हम वैक्स लाइंड ग्लासेस में करते हैं या फिर प्लास्टिक वेसल्स में, वो भी डार्क में, इन डार्क। ठीक है, एंड यूरिया इज एडेड एज अ स्टेबलाइजर। देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड विच स्टेबलाइजर इज यूज्ड ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आंसर विल बी और यूरिया। क्या है, यूरिया। ठीक है, और इसको हमें ना डस्ट से दूर रखना है, क्योंकि डस्ट इसमें एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन इंड्यूस करा सकती है। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। ओके देन इट्स लास्ट। ठीक है, चलो देखो अब लेट्स यूज अनदर कलर। ठीक है, यूजेस क्या क्या है। जो हमारा ना H2O2 है ना, इसके ना इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसका जो मतलब बहुत सारे यूजेस है ना, इसलिए इसकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब तुम देखो ये हेयर ब्लीच में यूज़ होती है, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है ये। ठीक है, और एज एन एंटीसेप्टिक इट इज सोल्ड एज पर हाइड्रोल। याद रखना व्हाट इज पर हाइड्रोल, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, वो भी H2O2 वाला। ठीक है, अभी याद रखना जो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम परपोरेट एंड पर कार्बोनेट। ये वाली बात भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, जो कि हाई, ये दोनों जो है ना हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स हैं, सोडियम परबोरेट एंड पर कार्बोनेट। क्या है, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स। सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड एंड सेफेलोस्पोरिन। इट इज अ फार्मास्यूटिकल्स ऐसे समथिंग कुछ करके होता है ये। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना आपको, ये सिंथेसिस में यूज होता है। देखो यूजेस वगैरह पता होने चाहिए। ठीक है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, लेदर, ऑयल्स, फैट्स की जो इंडस्ट्रीज होती है ना वहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज हैवी वाटर। आपको पता था ना व्हाट इज हैवी हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम। क्या होता है, हैवी हाइड्रोजन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो व्हाट विल बी हैवी वाटर, D2O विल बी हैवी वाटर। ठीक है, जो D2O है मतलब हैवी वाटर क्या है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स।
मॉडरेटर्स बेसिकली मतलब स्लो डाउन मतलब रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। फिजिक्स में पढ़ोगे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर इज यूज, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहते हैं वो जो मतलब जो ये होता है हमारा D2O, वो अदर ड्यूट्रियम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जो ये देखो कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें डाला तो हमें C2D2 मिल गया, ठीक है। Al4C3 है तो यहाँ पे हमें CD4 मिल गया। SO ये तो हमें पता ही है नॉर्मल ड्यूट्रियम की सल्फेट मिल गई, ये सब। और जो हमारा डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल टॉपिक है वो NCERT से खुद ही पढ़ लो, वो एक बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, उसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं है सच। तो यू कैन गो देयर एंड रीड इट फ्रॉम NCERT। थोड़ा सा ये एक पैराग्राफ है मैक्सिमम, तो वो खुद पढ़ लेना, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, I hope you liked it and it helped you too. Okay, thank